हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली खबर के बारे में, जो है यूके के बारे में। तो यूके पहला देश बन गया है विश्व में जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। यानी कि यूके एक ऐसा देश बन गया है जहां 1% भी कोल से बिजली उत्पादित नहीं होता है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो क्लोजर जो हुआ है, आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट इनके जो थे 142 साल के जर्नी का समापन हुआ है इनका। 142 साल पूर्व इनके द्वारा इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए कोल थर्मल पावर का यूज गया था। और ये आपको 2012 में इनका जो बिजली उत्पादन होता था उसका 40% यानी कि 40% जो उत्पादन है वो कोल से यानी कि कोयला से होता था। लेकिन 2024 में ये उपलब्धि इनके द्वारा हासिल की गई है कि इनका जो भी प्रोडक्शन है, बिजली का उत्पादन है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल के अलावा जितने भी फ्यूल्स हैं उनका उपयोग करके बिजली उत्पादित किया जा रहा है। तो विश्व में पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड फर्स्ट कोल प्लांट ओपन इन लंदन 1882 में। 1882 में विश्व का पहला कोल प्लांट जो है लंदन में 1882 में वहाँ बना था। वेयर एज इंडिया इंस्टॉल इट्स फर्स्ट मेजर थर्मल पावर प्लांट हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन इन हैदराबाद 1920। भारत की बात की जाए तो भारत का जो पहला थर्मल पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि हैदराबाद में 1920 में हुआ था। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में वर्तमान में जितना भी बिजली उत्पादित होता है उसका 70% बिजली कोयला से उत्पादित होता है। ये सितंबर 2024 का आंकड़ा है। भारत नेट जीरो का टारगेट जो है वो आपको 2070 तक हासिल कर लेगा। तो अगर आप कहें कि कौन सी विश्व की कंट्री है जिसके द्वारा नेट जीरो का टारगेट हासिल किया गया है, तो वो आपको यूके हो जाएगा। और भारत की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन का प्रोग्राम चलाया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू किया गया है, पीएम सूर्य घर योजना जो कि सोलर पैनल पे सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम फॉर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स मॉड्यूल को और इंक्रीज करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसको बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका सबसे पहला जो कारण है वो पोल्यूशन है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है उसका अराउंड थर्ड क्वार्टर जो है इसका इमिशन का लगभग 3/4 भाग जो है आपको पोल्यूशन जो है आपको कोल सेक्टर से होता है। लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट एज पर आईईए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कमिटमेंट जो है फुल अचीवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेज, इट विल डिफिकल्ट टू अचीव द पेरिस कमिटमेंट लिमिटिंग टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमने कमिटमेंट किया है वैश्विक स्तर पे, जो देशों ने पेरिस एग्रीमेंट में समझौता किया है कि हमको जो विश्व का टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना है, उसके लिए जो बिजली का उत्पादन है उसमें कोयला के प्रयोग को मिनिमाइज करना होगा। और इसके लिए जो है कोयला के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा और उसका उपयोग कम करना पड़ेगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है एक कारण है। सफिशिएंट स्केलेबल विथ फास्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो
रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, कोल पे हमारी निर्भरता जो है वो उतनी कम होती जाएगी और हमको एक फिजिबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स मिलेगा, एनर्जी सोर्स मिलेगा जो कि सस्टेनेबल होगा। कंस्ट्रेंट क्या है पावर प्लांट्स में, तो कोल पे जो इनका निर्भरता होता है, जैसे कम और मिडिल इनकम कंट्री जो होते हैं लाइक जैसे इंडिया, चाइना, हैवली वो कोल पर डिपेंड करते हैं और उनका जो एम्प्लॉयमेंट नीड होता है उन पे, जैसे भारत की 70% जो कोयला का भाग है जो बिजली उत्पादित होता है, उसमें 70% योगदान कोयला से होता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाएगा अगर सरकारें ज़्यादा कटौती करेंगी, तो वो एक प्रॉपर चैनल में होगा। भारत और चाइना के रिलेटिवली अगर देखा जाए तो एक कोल फायर पावर प्लांट जो है भारत और चाइना को माना जाता है। तो इनके द्वारा अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये लंबवत अनवरत चलती रहेगी और एक टाइम पीरियड में, जैसे भारत के द्वारा टारगेट किया गया है कि 2070 तक जो है नेट जीरो का टारगेट लक्ष्य लिया जाएगा और जो 70% का टारगेट है, जो 70% जो प्रोडक्शन है कोल से किया जाता है उसको रिड्यूस करके जीरो तक लाया जाएगा। तो 2070 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। इसके बाद आप बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन की सीमा है उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया गया है। पहले 10 लाख तक लोन दी जाती थी, अब जो है 20 लाख तक की लोन इशू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंक्रीज किया गया है 20 लाख तक। ये अनाउंसमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट 2024-25 में किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो आपको अपकमिंग इंटरप्रेनर्स को रोबस्ट इंटरप्रेनरशिप इकोसिस्टम देने के लिए ये फंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस चेंज के बाद एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है इसमें, तरुण प्लस, और इस कैटेगरी में आपको 10 लाख से ऊपर के लोन जो कि 20 लाख तक हैं दिया जाएगा। इसका जो योग्यता क्या है, तो इस तरुण प्लस को अगर आपको लेना है लोन, तो एक तो आप पहले से इंटरप्रेनर हैं और पहले लोन ले चुके हैं, उसके अलावा अगर आपने उस लोन को सक्सेसफुल रीपेड कर दिया है प्रीवियस लोन, तो फिर आप तरुण कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गारंटी कवरेज जो है 20 लाख में आपको क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के तहत इसको कवर किया जाएगा। फंड जो है अप्रूव है ए लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा ये फंड दिया जाता है। सरकार एक लिस्ट उपलब्ध कराती है और उनके द्वारा गारंटी दी जाती है। जो क्रेडिट गारंटी फंड एमयू जो है वो 2016 में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको सेट किया गया था और ये भारत सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अगर बात की जाए तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था इजी कोलेक्ट्रल फ्री माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराना, जो कि 10 लाख तक था, जिसको बढ़ा के अभी 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसकी जो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोई भी भारतीय नागरिक जो जिसके पास एक बिजनेस प्लान हो, नॉन कॉरपोरेट हो, नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करता हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर, तो फिर वो एलिजिबल माना जाता था। मुद्रा योजना जो है उसमें माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड की स्थापना की गई थी और ये आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन जो है मुहैया कराती थी। वेरियस टाइप्स ऑफ लोन ऑप्शन अवेलेबल था इसमें। पहला था आपको शिशु कवर, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता था। इसके बाद आपको किशोर, जो कि 50,000 से 5 लाख तक था। उसके बाद तरुण, जो कि 5 लाख से 10 लाख था। और इसमें अब जो है एक और जोड़ा गया है कैटेगरी, तरुण प्लस। तरुण तरुण प्लस तरुण प्लस जो है,
तरुण प्लस जो है इसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक के क्रेडिट को बढ़ाया गया है, तरुण प्लस जोड़ा गया है। और इसको लेने के लिए ये वाला लोन जो है अगर आपने लिया हुआ है, अगर इसको आपने चुका दिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अपडेट था। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन जर्मनी की चांसलर जो कि भारत आई थी, उनके द्वारा इस जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ है। और इसका जो मोटो है ग्रोइंग टुगेदर विथ इनोवेशन मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस कंसल्टेशन का जो आउटकम्स है उसमें कहा गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को जायज़ किया गया है कि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, मांग की गई है। टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन किया गया है, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन फिक्स्ड टाइम फ्रेमवर्क में होना चाहिए। एम्फेसाइजेज रिस्पेक्ट फॉर यूएन चार्टर प्रिंसिपल, कंडेमिंग एनी थ्रेट्स यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट नेशंस सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो दोनों देशों ने इस बात का खंडन किया, इस बात को जोर दिया है इस बार पे कि यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल है उसको सभी देशों को बराबर रूप से माननी चाहिए। सबको एक दूसरे के स्वामित्व और टेरिटोरी जो उसका टेरिटोरियल बाउंड्री है उसका जो है सम्मान करना चाहिए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स में संपन्न हुआ, जो इसमें ट्रीटेड हुआ। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो कि क्रिमिनल मैटर्स में होगा, इनेबल करेगा, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा, एविडेंस म्यूचुअल कैपेसिटी बिल्डिंग को बिल्डअप किया जाएगा और बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाया जाएगा। तो इसके बाद कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट रीजनल कंसल्टेशन ऑन वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका between respective foreign ministry which would be additional to long standing dialogue mechanism on Africa and East Asia। तो एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो कि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बीच के देशों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा और उनके जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ एक डायलॉग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, कमिटेड टू प्रोमोटिंग फ्री ओपन इंक्लूसिव पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक बिल्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। तो दोनों देशों ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में ओपन फ्री इंक्लूसिव पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं। बोथ नेशंस प्लेज टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों देश जो हैं राजी हुए कि पूर्ण रूप से MMPA एग्रीमेंट को लागू किया जाएगा, जो कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रूप से जाना जाता है। ये एक एग्रीमेंट है जो दो देशों के बीच में, टू कंट्री दैट एम्स टू इम्प्रूव मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग इरेगुलर माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो दोनों देशों के बीच में जो कल्चर है या जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको शेयर किया जाएगा ताकि जो इरेगुलर माइग्रेशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उसको रोका जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर फॉर जनरेटिव एआई के बारे में। तो मेटा और इंडिया एआई ने दोनों ने मिलकर सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन जो कि आईआईटी जोधपुर में ओपन किया गया है, सृजन का ओपन किया गया है आईआईटी जोधपुर में। और इसमें आपको मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और इंडिया एआई के बीच में साझेदारी हुई है। मेटा जो है उसने कोलैबोरेशन किया है भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के द्वारा और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTC के साथ, और इन्होंने युवा एआई इनिशिएटिव को लॉन्च किया है फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अगर आप कहिए कि युवा एआई के इनिशिएटिव क्या है,
तो ये मेटा और भारत सरकार की AICTE और MEITEY के बीच एक समझौता है जिसको स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें जनरेटिव AI सृजन के बारे में, तो इसका उद्देश्य है ये आपको मैन एम्पावर करेगा और आइडेंटिफाई करेगा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AI इनोवेटर और इंटरप्रेनर को यूजिंग ओपन सोर्स AI और एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इनका उद्देश्य मेन ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर एम्पावर करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के AI इनोवेटर को, और फिर उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इट विल नर्चर 1 लाख यूथ डेवलपर और इंटरप्रेनर इन AI स्किल ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो 3 सालों में ये 1 लाख ऐसे यंग डेवलपर्स और जो उद्यमी हैं उनको विकसित करेंगे जो कि AI स्किल्स के बारे में जो है हायर स्किल्ड होंगे। अगर मैं बात करूं AI जनरेटिव क्या है, जनरेटिव AI क्या है, तो जनरेटिव AI जो है वो डीप लर्निंग मॉडल है। बेसिकली ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? तो टेक्स्ट, इमेज और अदर कंटेंट जनरेट करता है, और उसको जनरेट करने के लिए इनके पास ट्रेन डाटा होता है। इनको डाटा दिया जाता है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंसेप्ट पे आधारित होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच यूज मशीन लर्निंग एंड इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। तो इनको क्या है, जो जेनेटिव AI होते हैं उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद ये इमेज और टेक्स्ट और अदर कंटेंट्स जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट करने लगते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है? ओवरऑल AI एम्पावरमेंट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 4,16,000 प्रोफेशनल्स। तो मतलब अभी वर्तमान में इतने प्रोफेशनल जो हैं इनको ये रोज़गार दे रहे हैं। इसका जो ग्रोथ रेट है वो आपको 20 से 25% पर एनम है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो एडिशनली 957 बिलियन जो है वो आपको 2035 तक भारत में इन्वेस्ट होने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा चुनौती है वो डाटा प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, लैक ऑफ रेगुलेशन, उसके बाद इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ AI एक्सपर्ट्स। युवा इनिशिएटिव की बात की जाए फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका जो उद्देश्य है द AI टैलेंट गैप को कम करना कंट्री में, और 1 लाख स्टूडेंट्स को यंग डेवलपर के रूप में वो विकसित करना जिनका ये जो है 18 से 30 के बीच में हो, और ये ओपन सोर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पर रियल वर्ल्ड चैलेंज के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के द्वारा पेंडेमिक प्रोजेक्ट फंड को लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य फोकस है वो आपको एनिमल हस्बेंड्री सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करना इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज। इसका जो मिनिस्ट्री ऑल्सो रिलीज डॉक्यूमेंट ऑन स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर एनिमल डिजीज। तो इनके द्वारा जो मंत्रालय हैं इनके द्वारा एक SBTV यानी कि स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी जारी किया गया है, और क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को इशू किया गया है ताकि जो जानवरों के जो डिजीज हैं उनको, उनकी जो बीमारियां हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में कम किया जा सके। अगर पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये 25 मिलियन इनिशिएटिव जो है फंडेड है बाय G20 पेंडेमिक फंड और इस्टेब्लिश्ड अंडर इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये जो पेंडेमिक फ़ंड प्रोजेक्ट है वो आपको G20 पेंडेमिक फ़ंड से इसको फंड मिला हुआ है। इसके अलावा इसका अगर उद्देश्य से बात की जाए
तो इन्हांस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स एंड पैंडेमिक थ्रू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी जो इनकम है या मिडिल इनकम कंट्री है, जिनकी जो आय है वो काफ़ी कम है और वो अपने आवश्यकताओं से ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, तो वो जो जानवर होते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं। तो इनके द्वारा G20 प्रेसिडेंसी में एक फ़ंड क्रिएट किया गया ताकि उन देशों को ये फ़ंड रिलीज किया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप इस फंड का यूज़ जो है जो जो भी आपके इस क्षेत्र में एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस फंड का आप यूज कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो ये आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तीनों के द्वारा इसमें भागीदारी है। नीड टू फोकस ऑन एनिमल डिजीज आउटब्रेक्स, जो जानवरों के थ्रू जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन पे फोकस करने का इसमें प्रावधान है। प्रिवेंट जो जूनोटिक डिजीज 1 से 5 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर बाय WHO हैड एनिमल ओरिजिन। मिनिमम सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके थ्रू जो है कम से कम सोशल इम्पैक्ट किया जाए। मेजर इंटरवेंशन अंडर द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, इसमें आपको क्या करने की आवश्यकता है, तो अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एनिमल हेल्थ लेबोरेटरीज, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्हांसिंग अर्ली वार्निंग सर्विलांस मैकेनिज्म, अपग्रेडिंग डाटा मैनेजमेंट एनालिटिकल सिस्टम। ये इनिशिएटिव जो है आपको करने की ज़रूरत है। भारत की बात की जाए तो भारत द्वारा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इटली की। तो फर्स्ट इंडिया इटली बायलैटरल साइबर डायलॉग जो है वो इंडिया में आयोजित हुआ। इटली जो है वो आप देख सकते हैं, इटली की राजधानी रोम है और ये पॉलिटिकल फीचर जो है साउथ सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। लैंड बाउंड्री में अगर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया है। नॉर्थन साइड में मैरीटाइम बाउंड्री में आपको मेडिटेरियन सी, आयोनियन सी, एड्रिक सी, टायरियन सी। और जियोग्राफिकल की बात की जाए तो पो, एडिगो, टाइबर ये मेजर रिवर हैं। हाईएस्ट माउंट जो है मोंटी बियानो, मोंट ब्लांट इसको बोला जाता है। क्लाइमेट मेजरली मेडिटेरियन क्लाइमेट है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 375 ऑफ IPC एंड सेक्शन 63 ऑफ BNS 2023 के सेक्शन में जो ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन दिया गया है वो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के कंसेप्ट को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन VS यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में ये माना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के थ्रू इनको प्रोटेक्शन मिलता है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर है इसका जो मेन टर्म है ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है। इसके द्वारा जो अंग्रेजी कानून था, कॉमन लॉ था, वो क्या करते थे कि वो मानते थे कि ए प्लेस ए मैरिज वोमेन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम एज ए सिंगल एंटाइटी। अगर किसी व्यक्ति की शादी, किसी महिला की शादी हो गई, किसी लड़की की शादी हो गई, तो उसके हस्बैंड और महिला को एक ही एंटाइटी माना जाता था इस डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के थ्रू। और इसके लिए जो महिलाओं के अधिकार होते थे उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ ए वुमेन आफ्टर मैरिज वो सस्पेंड हो जाता था। इट सीक्स टू पास हर प्रॉपर्टी टू द हस्बैंड, restricting her ability to hold property into contract। तो उनको जो है किसी
संपत्ति को रखने से मनाही थी, वो नहीं रख सकते थे, जो कि उनके हस्बैंड की संपत्ति मानी जाती थी। उनको जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने के लिए मनाही थी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर को इन्होंने माना है और इनके द्वारा जो है सुनवाई की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में, यानी कि पशु जनगणना 2021वीं पशु जनगणना के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा 21वां लाइव स्टॉक सेंसस जो है हैव अपडेटेड डाटा ऑन लाइव पॉपुलेशन, उसको जो है हरी झंडी दे दी गई है। ये आपको कंडक्ट होगा अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में। इसकी फीचर की बात की जाए तो ये फुल्ली डिजिटलाइज है, जो कि 20वां जो सेंसस हुआ था उसी के तरह। डाटा जो है 16 स्पीसीज के आधार पे निकाला जाएगा, जिसमें से 219 इंडिजीनियस ब्रीड होंगे और कवर डाटा ऑन पेस्टोरलिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फोकस जो होगा आपको जेंडर रोल इन लाइव स्टॉक रियरिंग। लाइव स्टॉक सेंसस हैज बीन कंडक्ट एवरी 5 ईयर्स सिंस 1919। तो जो पशु जनगणना है वो प्रत्येक 5 साल में 1919 से कंडक्ट हो रही है। लास्ट बार ये 2019 में कंडक्ट हुई थी, 1919 में कंडक्ट हो रही है, लास्ट बार 2019 में कंडक्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में। तो रिसेंटली नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। इसमें भारत को 180 देशों में 176 के रैंक पे पोजीशन मिला है भारत को। 180 देशों में 176। ये रिपोर्ट जो है गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट बेन गुरुंग यूनिवर्सिटी ऑफ नेगडेव biodb.com के द्वारा रिलीज किया गया है। गोल्डमैन सोनेटफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के द्वारा, याद रखिएगा, ये नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को रिलीज किया गया है। ये आपको इवेलुएट करता है कंजर्वेशन इफेक्ट को, जो कि 4 मार्कर्स के होते हैं। पहला आपको लैंड मैनेजमेंट कैसा है, ट्रीटी टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस कैसी है, फ्यूचर ट्रेंड कैसा है। इट इज़ ए डाटा ड्राइवन एनालिसिस फॉर ईच कंट्री प्रोग्रेस इन बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं स्पाइस की। तो स्पाइस का मतलब होता है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव 2000 बम। स्पाइस का फुल नेम है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। तो हाल ही में इजराइल के द्वारा स्पाइस 2000 बम को छोड़ा गया है टू डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग इन लेबनान। इसके बारे में अगर बात की जाए, यानी कि स्पाइस 2000 बॉम्ब के बारे में, तो ये आपको ये गाइडेंस किट है दैट कैन बी अटैच 2000 पाउंड बॉम्ब टू कैरी 20,000 पाउंड बॉम्ब टू कैरी आउट प्रिसीजन स्ट्राइक। इट इज़ मेड बाय इजरायली गवर्नमेंट ऑन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। इनका जो मुख्य काम है, ये एक साथ 20,000 बम को टारगेट रूप से छोड़ सकते हैं। ऑटोनोमस ऑपरेशन होता है, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रेजेक्टरी में, लो कोलेटरल डैमेज होता है, सिंपल मिशन प्लानिंग होता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, जहां हम बम को टारगेट करेंगे वहीं जाके उसको वो टारगेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीरो कैजुअलिटी मिशन के बारे में। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी के द्वारा बताया गया है कि जीरो कैजुअलिटी मिशन को पूरा कर लिया गया है और अभी तक जो दाना चक्रवात था उसके प्रभाव से किसी भी प्रकार के ह्यूमन लॉस की खबर नहीं है। तो इसको जीरो कैजुअलिटी मिशन का नाम दिया गया है। इसके बाद फैक्ट की बात करते हैं।
तो आईआईटी गुवाहाटी ने युवा प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की। किसने की? आईआईटी गुवाहाटी ने। जिम्बाब्वे ने ऐतिहासिक मैच में 344 रन 4 विकेट के साथ सर्वोच्च टी20 स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। और ये किस देश ने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है 344 रन 4 विकेट पे टी20 मैच में। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर है, 344 रन। भारतीय सेना ने 24-25 अक्टूबर 2024 को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जो रणनीतिक दृष्टि से एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। दिग्गज नेता अभिनेता देवराज रॉय का कोलकाता में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। पर 2024 के लिए थीम की घोषणा अभी बाकी है। पिछले वर्ष का जो थीम था, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। विश्व प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो यूएन डे की थीम थी पिछले वर्ष सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इस वर्ष का थीम अभी घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद बात करते हैं, हांगकांग ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कंप्यूटरों पर व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक आकर्षणों के कारण शिलोंग 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, जिससे पर्यटन प्रवृत्तियों में अग्रणी के रूप में भूमिका उजागर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में भारत, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिम्बेस आयोजित किया गया? तो ये आपको याद रखिएगा, सिंगापुर के साथ सिम्बेस आयोजित किया जाता है। 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसको सिम्बेक्स कहा जाता है, 23 से 29 अक्टूबर तक पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, एक्सरसाइज लॉयन किंग के रूप में हुई थी। इस अभ्यास में विशाखापट्टनम में हार्बर चरण में विशेषज्ञों का आदान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो ये भी याद है कि आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। आईआईटी गुवाहाटी ने के कैरियर विकास केंद्र ने युवा प्रतिभाओं को निखारने पर केंद्रित लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की। 2 दिवसीय कार्यक्रम में गूगल, नेटेप और रिलायंस वीपी जैसी शीर्ष कंपनियों के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पहल कार्यबल के लिए युवा पेशेवरों को विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? तो ये आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। एशियाटिक गोल्डन कैट, जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली को लंबी अनुपस्थिति के बाद देखा गया है, जो संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। उन्हें चीन में रॉक कैट के नाम से, थाईलैंड और बर्मा में फायर कैट के नाम से जाना जाता है। इसके फर का रंग जो है दालचीनी से लेकर भरे ग्रे और काले रंग के सेट तक होता है। ये एकांत प्रादेशिक बिल्ली निंचर और गोलादी होती है, जो अक्सर 3738 मीटर की ऊंचाई पर वर्षा वनों, पर्णपाती और उच्च उप अल्पलाइन जंगलों जैसे विभिन्न आवासों में रहती है। ये आईयूसीएन द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है। ये दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न आवासों में पनपती है, जो चुनौती के बीच वन जीवों की लचीलापन को प्रदर्शित करता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये आपको कोलंबो श्रीलंका में हो जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत में पाली की शास्त्रीय भाषा की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए कोलंबो में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के विद्वानों और भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया और धम्म और बौद्ध प्रथाओं के संरक्षण में पाली की भूमिका पर जोर दिया।
अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के किस बांध पर भारतीय स्कीमर पक्षी देखा गया है, जो राज्य के लिए पहली बार देखा गया है? तो ये आपको लोअर मनेर बांध पर देखा गया है। हाल ही में तेलंगाना के लोअर मनेर डैम में लगभग 150 से 200 दुर्लभ भारतीय स्कीमर पक्षी देखे गए हैं, जो इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है। भारतीय स्कीमर दक्षिण एशिया का मूल निवासी है और लैरिडे परिवार के रिनकॉप्स वंश से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम है रिनकॉप्स एल्बिकॉलिस और यह मछली पकड़ने के लिए पानी के ऊपर नीचे तैरकर अपना भोजन करता है। यह पक्षी मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाया जाता है, जबकि इसकी कुछ आबादी नेपाल और म्यांमार में भी है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।